कर हमारे इस विशेष वैज्ञानिक कार्यशाला में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कुछ बातें मैं आप लोगों से पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वैज्ञानिक कक्ष है, जो विज्ञान संबंधी बातें मैं बताने जा रहा हूं, ये खास करके हमारे उन छात्रों, उन मित्रों या ऐसे लोगों को समर्पित है जो कि हमारे कक्षा या हमारे व्याख्यान से संबंध रखते हैं। ज़्यादातर हमारे बच्चे जो भी आते हैं, हमारे बिहार की पृष्ठभूमि, बिहार के आसपास के होते हैं या बंगाल के होते हैं या झारखंड के होते हैं या उड़ीसा के, इतने राज्यों के लगभग बच्चे हमसे संबंध रखते हैं, जो हमसे प्रशिक्षण लिया करते हैं। चाहे वो बच्चे हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी के हों या हमारे वो बच्चे पैरामेडिक्स के हों या अन्य भी जो लोग हमसे वैज्ञानिक कार्यशाला में हमारी सेवा लिया करते हैं, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसमें सर्वप्रथम आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाषा का कोई बहुत बड़ा बंधन हमने नहीं रखा है। ज़्यादातर जो गुरुओं का अपना एक दृष्टिकोण होता है, मैं उसी चीज़ को सहज करने की कोशिश किया हूं, क्योंकि अच्छे शिक्षक की या अच्छे गुरु या अच्छे निर्देशक की ये बातें होती है, भूमिका होती है कि बड़े से बड़े शब्दों को आसानी से समझाए। इसीलिए बच्चे व्याख्यान या कक्षा या शिक्षक को जुड़ते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत होगी। अधिकतर कुछ शिक्षकों में ऐसी भावनाएं होती हैं कि बच्चे कुछ पूछे या कुछ हो तो शब्दों को क्लिष्ट करके बोल के निकल जाओ कि बच्चे प्रभावशाली माने। मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि जो बातें हैं मैं आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं। प्रथम जो हमारे वैज्ञानिक गुरु हैं या जो विद्वत जन हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मानव हूं, मानवीय भूल संभव है, जो मैं बार बार अपने व्याख्यान में कहा करता हूं कि बहुत सारे हो सकता है कि कुछ जानकारियां हमसे, कोशिश तो रहती है कि नहीं कोई भी जानकारी तथ्यपरक नहीं हो, नया अनुसंधान आने के बाद हो सकता है वो जानकारी गलत हो जाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों का दिशा निर्देश, आप लोगों का प्यार आलोचनात्मक नहीं, विश्लेषणात्मक तौर पे, आशीर्वाद के तौर पे हमेशा चाहूँगा कि मिले, और उसके लिए मैं आभारी रहूँगा। आज की इस कड़ी में मैं आपके बीच, चूँकि मैं पहले बता दिया कि हमारे बच्चे या हमारे जो भी प्रशिक्षणार्थी है जो हमसे जुड़े होते हैं, वह कहीं ना कहीं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, इन सब जगहों से जुड़े होते हैं, जिनके लिए हमें भाषा कहीं ना कहीं हिंदी रखनी होती है, क्योंकि वो लोग मुकामी ज़ुबान ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्थानीय भाषा ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या हमारे पास बहुत ही बड़े प्रशिक्षणार्थी नहीं आते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हिंदी में, ज़रूरत पड़े तो स्थानीय भाषा में, मैं उन अंग्रेजी के क्लिष्ट शब्दों को लेकर के प्रस्तुत हूँ, और मैं इसी कड़ी में यही कोशिश कर रहा हूँ। अगर बच्चे इसे सीख पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं, तो मैं अपने आप को आभारी मानूंगा। वैसे तो एक पर एक व्याख्यान, एक पर एक लेक्चर्स मौजूद हैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से, एक पर एक विद्वतजन लगातार कार्य कर रहे हैं। आज मैं इस कड़ी में, चूँकि ये कड़ी मेडिकल से संबंधित लोगों के लिए है, जो लोग कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं, सेवा करने की इच्छुक है, या हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, हमारे प्रशिक्षु हैं, उन लोगों के लिए है ये कड़ी। इसलिए आज चूँकि शुरुआती व्याख्यान है, इसलिए मैं क्लियर कर देना पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग
इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। मैं इंग्लिश में जानबूझ करके अपने लेक्चर्स को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लेक्चर्स को सुगम बनाना चाहता हूँ, अपने व्याख्यान को सुगम बनाना चाहता हूँ कि समाज के सभी लोगों तक पहुँच जाए और बच्चे भी इस चीज़ को अनुभव कर सके। वैसे तो आप वीडियो के अलावा भी बुक्स आपको अच्छे अच्छे शब्दों में, क्लिष्ट शब्दों में टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। मैं बार बार कहूँगा टेक्स्ट बुक को पढ़ें, ये हमारा आपको सहायक होगा। बाकी मैं कक्षा में बाकी चीज़ों का आपको डिटेलिंग करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज की जो मैं कड़ी में आपके सामने रख रहा हूँ, द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए, एक बात मैं बार बार बताता हूँ कि हमारा शरीर अपने आप में एक दुनिया है, एक ब्रह्मांड है। अंदर की अपनी दुनिया है और बाहर की अपनी दुनिया है, और हमारा शरीर एक दूसरे से तारतम्यता बनाती है। बाहरी दुनिया के परिवेश में हमेशा जीने की कोशिश करता है। तो हमारे शरीर के अंदर अपनी दुनिया, हमारे शरीर के अंदर भी स्वतः होम्योस्टेसिस की क्रिया होती है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है, होम्यो मतलब के सदृश, बाहर जैसा वातावरण है उसके अनुकूल खुद को बनाने की क्रिया हमारे शरीर में स्वतः होती रहती है। और इसीलिए हमारे पूर्ण शरीर पे हमारा खुद का कंट्रोलिंग सिस्टम है, और ये कंट्रोलिंग सिस्टम ठीक वैसे ही है जैसे कि बाहर में हमारे, अगर भारतीय राजनीतिक या व्यवस्था प्रणाली में देखे, जो मैनेजरियल सिस्टम में देखे, तो होता क्या है कि दो सिस्टम लगातार काम करते हैं। अगर जैसे आप स्टेट लेवल पर देखेंगे तो विधानसभा है, विधान परिषद है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल है। वैसे ही हमारे देश में भी सेंट्रल में अगर बात करें तो लोकसभा है, राज्यसभा है। इसी प्रकार हमारे शरीर का भी कंट्रोलिंग सिस्टम दो मैकेनिज्म है, दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया अगर लोकल लेवल पे दिखती है तो दूसरी प्रक्रिया आपको सेंट्रल लेवल पे दिखती है, और दोनों एक दूसरे में कहीं ना कहीं तारतम्यता बनाई होती है। जैसी जरूरत है, जरूरत दोनों की है, प्रक्रिया दोनों होती है। तो मैं बता दूं कि जो कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी की, अगर कंट्रोलिंग सिस्टम कहीं ना कहीं अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो लास्ट जो हमारा सिटीजन है, लास्ट सिटीजन तक कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर का जो सिटीजन है, हमारा शरीर जो बना हुआ है वह सेल का बना हुआ है। आप जानते हैं, सेल जब ग्रुपिंग करता है तो टिश्यू बनाता है, टिश्यू जब इकट्ठा होता है तो वह कहीं ना कहीं हमारे लिए सिस्टम बनाता है, ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जब ग्रुपिंग करता है तो हमारा सिस्टम खड़ा होता है, और सिस्टम खड़ा होने के बाद हमारा ह्यूमन बॉडी खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार एक एक लेवल पर, एक एक ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे दोनों मैकेनिज्म काम करती कंट्रोल करने के लिए। तो ठीक ऐसे ही बात करें तो हमारा एक कंट्रोलिंग, एक मैकेनिज्म हमारा जो है वह है हमारा न्यूरल नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है, और दूसरा सिस्टम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो अंतर का खुद का है, वहां से भी कंट्रोल होता है। बात समझेंगे। मैं चूंकि एंडोक्राइन सिस्टम वादा किया था आप लोगों से, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं इसका, और मैं ब्रीफ जाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चूंकि ये पहले माइंड बसा लीजिए डिप्लोमा लेवल के लिए मैं तैयार कर रहा हूं या सर्टिफिकेट वाले लोगों के लिए। अगर बाकी को अगर फ़ायदा होता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं इसके लिए कर रहा हूँ। तो आप एक चीज़ समझेंगे, ठीक, अपने यहाँ पंचायत में भी बात करेंगे तो पंचायत में भी सेंस सिस्टम है, पंचायत में भी करेंगे तो एक अगर सरपंच वगैरह की अपनी संस्थागत है तो उसी तरह से आपका मुखिया भी उसी तरीके से देखते हैं, जिला में भी जिला परिषद होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम सिस्टम कहते हैं, और जो लास्ट हमारा सिविल है जो, तो वह हमारा सिटीजन कहीं ना कहीं सेल होता है। तो सेल पे ही काम करता है, तो हमारा सेल पे कंट्रोलिंग होता है, और सेल से ही हम सभी कंट्रोल होते हैं। तो सेल में क्या है कि पहला न्यूरल कंट्रोल यानी नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, और ये कंट्रोल जो करता है ना, डीपोलराइजेशन के द्वारा काम करता है। अपने ये मैसेज को पहुंचाना है कोई काम करने के लिए, तो ये डीपोलराइजेशन के द्वारा एक पोलर पर भेजेगा, दूसरा पोलर से निकल के फिर अगले पोलर पे जाएगा।
तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के द्वारा ये अपने मैसेजेस को या अपनी चीजों को फैलाता है, आगे की तरफ ले जाता है। क्या फैलाता है, कैसे फैलाता है, मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें मैं बता दूं। दूसरा, इसका जो काम होगा, चूंकि नर्वस सिस्टम, मान लीजिए कि सेंट्रल अगर गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी कार्य बारे में हस्तक्षेप कर रही है, तो वह बहुत लंबा नहीं करेगा, बहुत तेजी से करेगा। वो कोई भी काम करना है बहुत तेजी से करेगा, रैपिड एक्शन होगा, शॉर्ट, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। ऐसा नहीं कि वो 5 साल के लिए 5 साल पूरा काम करेगा। वह छोटा सा सहयोग दिया, रैपिड एक्शन लिया, मान लीजिए वो सेना को भेज दिया, सेंट्रल जाओ जी कमांड करो, और ये रैपिड एक्शन के बाद शॉर्ट पीरियड थोड़ी देर के लिए काम करेगा, फिर ये कुछ खास जगह के लिए करेगा। ये सभी जगह के लिए सारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है। जब मैं नर्वस सिस्टम की चर्चा करूंगा, ह्यूमन बॉडी में क्या है, मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, उसके जो डिफेक्ट होंगे, जो कुछ भी है, हम उसकी चर्चा उस अध्याय में करेंगे। फिलहाल मैं आपके सामने एंडोक्राइन यानी कि ग्लैंड वाले सिस्टम पे आ रहा हूं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअली बता दूं, एंडोक्राइन कंट्रोल, दूसरा कंट्रोल क्या है, एंडोक्राइन कंट्रोल। एंडोक्राइन कंट्रोल क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करता है शरीर में। ये क्या करेगा, कुछ कुछ सब्सटेंस करेगा रिलीज, जिसे हार्मोन कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में डिफरेंट ग्लैंड्स है, वेरियस ग्लैंड्स है, बहुत सारा ग्लैंड है, और वह ग्लैंड क्या करेगा ना, कि मान लीजिए एक जो है नर्वस सिस्टम, वह डायरेक्ट कर रहा है हमारा किससे, थोड़ा थोड़ा देर किसी खास जगह पे करेगा, एक सर्टेन ग्रुप पे करेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि अपने मैसेजेस को भेजने के लिए ये ब्लड में डाल देगा। मान लीजिए हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड, ये रिलीज किया, ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड में जो ही डायरेक्टली डाला, क्योंकि ये स्टेट में, मान लीजिए ये प्रत्येक लेवल पे काम कर रहा है, ये सारे ग्रुप पे काम करेगा, हमारे जितना सेल है सब पे काम करेगा। तो इसका एक्शन बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन बहुत लंबा पीरियड के लिए होगा, लार्जर पीरियड में होगा। तो बात समझिए, नर्वस सिस्टम इज ड्यू टू स्प्रेड ऑफ डिपोलराइजेशन थ्रू नर्व। It has rapid action, short period, certain group of cells. लेकिन एंडोक्राइन कंट्रोल जब भी होगा, तो इट इज थ्रू रिलीज ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इट हैज स्लोअर एक्शन, चूंकि ब्लड में गया है धीरे 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 धीरे, और हार्मोन का काम धीरे धीरे धीरे, चूंकि वह फिजियोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन ये सेल पे धीरे धीरे रिएक्शन के थ्रू काम करेगा। मैं कैसे करेगा आगे चर्चा करूंगा, मैं लंबा समय तक काम करेगा ये। चूंकि मान लीजिए स्टेट का कोई भी काम धीरे धीरे भी होगा तो लंबा समय के लिए होगा। अगर ज्यादा उसको जरूरत है तो उस समय, अगर मान लीजिए एकदम फास्ट जरूरत है, तो वह सेंट्रल सिस्टम से बात करेगा, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम है, और उसके बाद ये नंबर ऑफ सेल पे काम करेगा। जैसे कि ग्लैंड की अगर बात करूं, तो ग्लैंड हमारे शरीर में 2 प्रकार का हो जाता है। इसको समझिए, ग्लैंड कैसे काम करता है, 2 प्रकार का होता है। कुछ है जो आउटर है, जिसे एक्सटीरियर बोलते हैं, या हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। क्योंकि शब्द में इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। एक्सटीरियर, एक्सोक्राइन, एक्सो मतलब आउटर, साफ समझ लीजिए। एक्सो मतलब आउटर, बाह्य, बाह्य, बाहर ही बाहर काम करता है। जैसे इसके पास क्या है ना, कि एक भेजने का कोई माध्यम होगा, जिसे डक्ट बोलते हैं, एक रास्ता। ये कुछ सब्सटेंस तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये रास्ता के द्वारा भेजेगा। जैसे मान लीजिए हमारे आंसू गिरते हैं, तो डक्ट के द्वारा बाहर आता है, समझे, एक्सोक्राइन है, ये बाहर की तरह काम करेगा। या स्वेट ग्लैंड है, पसीना अगर आ रहा है तो वह डक्ट के द्वारा बाहर आ रहा है, स्किन से डक्ट है उसके द्वारा बाहर आ रहा है। या हमारे मान लीजिए सलाइवरी ग्लैंड है, हमारे सलाइवा लार का सेक्रेशन हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में, तो वह क्या है, बाहर जाता है, सलाइवा हमारा बाहर जाता है। या मान लीजिए हमारा, हाँ यही बातें मैं कर रहा था, या दूध, महिलाओं में दूध, तो उसमें भी डक्ट होता है, चूंकि वो बाहर आता है। एक्सोक्राइन का काम क्या है, वो बाहर की तरफ भेजेगा। लेकिन दूसरा सिस्टम हमारा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन के बारे में एक चीज समझ लीजिए, एंडोक्राइन ग्रीक वर्ड है। वैसे लगभग सारे वर्ड कहीं ना कहीं बाहर से ही आए हैं, ग्रीक या रोमन, अंग्रेजी के जो भी उससे किया है। इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे, बाह्यस्रावी नहीं, अंतःस्रावी, चूंकि अंदर में ही ये स्राव करेगा। तो इस बात को समझा जाए तो अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन वैसे ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई सेपरेट विद इन।
ये एक डक्टलेस ग्लैंड, इसके पास कोई डक्ट नहीं है, रास्ता नहीं है बाहर भेजने का, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारा जो सर्कुलेशन है शरीर में, जहां ब्लड जा रहा है, ब्लड पास करे, डायरेक्टली ब्लड को दे देगा। भाई हमने कुछ पैदा किया है, तू लेते जा, जगह जगह पहुंचा दो, बाकी जो काम करना है हमारा चीज खुद ब खुद कर लेगा। मुझे लगता है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस, समझ गए, दो सिस्टम काम कर रहा है हमारा। एक नर्वस सिस्टम, हमारा शरीर कैसे कंट्रोल हो रहा है, तो एक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और दूसरा कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हो रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड में खास करके जो हमारे शरीर में ग्लैंड में, पिछली बार सभी लोगों को एक फोटोग्राफ से भेजा था जिसमें कहाँ से क्या है एक एक चीज़ का वर्णन किया था। जैसे हाइपोथैलेमस है, एंटेरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। जैसे एंटेरियर पिट्यूटरी को हम लोग एडेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसके बाद हमारे पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लंगरहैंस है, एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल मेडुला है, वो भी करता है। थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, किडनी हमारा है वो भी ग्लैंड ही है, उससे भी सेक्रेट होता है। इसके बाद हमारा जो गोनाड्स है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे कि ओवरी है, टेस्टिस है, तो ये सारे कहीं ना कहीं सेक्रेट करते हैं, और ये सेक्रेट करके ब्लड को दे देता है, और ब्लड में जा करके ये जगह जगह टारगेटेड सेल के पास जाता। कैसे काम करेगा ये हम चर्चा बाद में करेंगे आप लोगों से। इस पर हम अगली कड़ी भी आपको लंबा ये एंडोक्राइन सिस्टम पे लंबा हम चर्चा करने वाले, लंबी चर्चा मैं रखने वाला हूँ, इसीलिए इसको देखेंगे। इसके बाद जो चीज़ें ये प्रोड्यूस करता है, जैसे एक्सोक्राइन जब भी प्रोड्यूस करेगा आउटर सेक्रेट करेगा, ओके, इससे बहुत ज़्यादा नहीं, वो बाहर से बाहर दे दिया। अंदर अगर एंडोक्राइन जो अंदर सेक्रेट करता है, जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस करता है, उसे बोलते हैं, या तो इसका ग्लैंड जूस भी बोलते हैं, है ना, ग्लैंड जूस बोलते हैं, या इसे हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई एक्साइट या आई अराउज, यानी कि मैं उत्तेजित हूं। और वैसे भी ये 1905 ईस्वी में स्टार्लिंग साहब के द्वारा सबसे पहले ये वर्ड दिया गया था, और उस समय सेक्रेटिन एंड गैस्ट्रिन चूंकि दो हमारा हार्मोन है, मूल तो एंजाइम के तौर पे, लेकिन उसी के लिए हमारे स्टार्लिंग साहब ने इस शब्द को सबसे पहले दिया था। और एक बात बता दूं, इफ द हार्मोन इज बैलेंस वी कीप्स हार्मोनी। अगर हमारा हार्मोन बैलेंस्ड है, हार्मोन हमारा संतुलित है, तो हमारा जिंदगी आनंददायक है, क्योंकि नो हार्मोनी विदाउट हार्मोन। क्योंकि हार्मोन के बिना मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में हार्मोनी नहीं है, खुशी नहीं है। इसलिए हार्मोन बैलेंस करने के लिए ही आप देखेंगे जितने भी धर्म वाले लोग हैं सब बोलेंगे ये करो ये करो ये करो, और कहीं ना कहीं पर्पस होता है कि हार्मोन बैलेंस करना। चक्र, इस पर चक्र बाद में आएगा जिस पर मैं चर्चा करूंगा। चक्र बस हार्मोन सेक्रेट करता है, केमिकली सब्सटेंसेस सेक्रेट करता है, जिसके लिए खुश रहते हैं। तो इसीलिए हर आदमी उसके पीछे लगा होता है कि इसको बैलेंस करो। और मैं बता दूं अभी तक लगभग 230 हार्मोन हमारे शरीर में है, और ये हार्मोन कैसे काम करता है, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है बहुत कम मात्रा में, और जाकर वहां स्टिमुलस करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, उसको एक्टिव कर देता है सेल को, काम करो काम करो काम करो। उसी तरह ये क्या करता है कि जो टारगेट सेल है वहां रिसेप्टर के द्वारा एक रिसीव करने वाले गया, उसको बंद कर लिया, रिसीव कर लिया, और रिसीव करके लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, जो स्पेशल बाइंडिंग साइट है लगभग स्पेसिफिक हार्मोन का, उसके द्वारा रिसीव होता है और अपने साइट तक पहुंचता है। और लगभग 2000 से 10,000 रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं। इसके बाद ये लगातार जो है हमारे शरीर में मौजूद रहता है, रेगुलेटर की तरह, रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। या तो ये क्या करेगा, किसी लेवल को ज्यादा करेगा, या तो स्टिमुलस क्या करेगा, या तो स्टिमुलस करेगा, नहीं तो दबाएगा, जाकर के बैलेंस करना। अगर मान लीजिए हमें कोई चीज को बैलेंस करना है, पहले ही मैंने बोला, तो दो ऑप्शन है, या तो अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसे दबाएंगे, या अगर एक्टिव नहीं है तो उसे, अगर हम क्या करेंगे, उसे स्टिमुलेट करेंगे। कैसे, तो
कंट्रोल एंजाइम के कंट्रोल करके रिएक्शन कराएंगे। इसके बाद मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम जो हार्मोन है वह हमारा मेटाबलाइज होता है बहुत तेजी से सेक्रेशन के बाद, और ये लीवर और किडनी में जाकर के इनएक्टिवेट हो जाता है। ये कैसे हमारे शरीर में इम्बैलेंस होगा, कंट्रोल कैसे होता है हार्मोन? तो हार्मोन कंट्रोल होने के लिए क्या होगा, कैसे इम्बैलेंस होगा? तो एज हमारा भी फैक्टर है, एक एज है जिसके चलते ये उतार चढ़ाव होता है हार्मोन में। दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा तनाव में होंगे तो आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो सकता है, या आपका लाइफ स्टाइल जो है इरेगुलर है, कोई रूटीन नहीं है, तो उसका ये होगा अनहेल्दी है, आप तरीके से जीते नहीं हैं सही से, ना सही से खाते हैं, ना सही से सोते हैं, ना सही से बातें करते हैं, या आपने लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर लिया है, नो रूटीन कुछ भी नहीं, तो वैसे में आपको दिक्कत होगी। इसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ लोग एस्ट्राइड जो दवाएं हैं हमारे शरीर में ऑलरेडी बनता है, हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में अगले व्याख्यान में, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कुछ लोग, या बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है उस केस में भी, और कुछ दवाएँ जो इसको इंटरफेयर करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आप समझ गए होंगे कि हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का वह कैसे होता है ना। तो आगे ये ठीक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए कैसे करता है, यह हमारी चीज़ को कैसे मेंटेन करता है। आगे हम एडेप्टेशन या होम्योस्टेसिस पे अगली चर्चा भी करेंगे, फिजियोलॉजिकल चर्चा करेंगे कैसे करता है, लेकिन इस पर खास करके हमारे पूरे शरीर को ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो जो ह्यूमन बॉडी कंट्रोलिंग सिस्टम है वह दो प्रकार से, एक हमारा नर्व करता है कंट्रोल, एक कंट्रोलिंग हमारा नर्व करता है। जैसे कि चोट लगी तो हमारा तुरंत मैसेज दे दिया, लेकिन चोट लगने के बाद बहुत लंबे समय अगर चोट की तकलीफ रही तो वह हमारा फिर हार्मोन लंबे समय के लिए एक कंट्रोलिंग करेगा। तो ये चीज रखना है, एक हमारा एंडोक्राइन कर रहा है और दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं बाहरी दुनिया से भी जोड़ करके आपको समझाने की कोशिश किया है कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम कैसे हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब पसंद किए होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अगर कहीं कोई ज़्यादा जानकारी हमसे ज़्यादा हो, इसमें कुछ कमी हो, तो आप लोगों से आग्रह है कि विश्लेषणात्मक तौर पे, आलोचनात्मक कमेंट के तौर पे नहीं, आलोचनात्मक तौर पे नहीं, विश्लेषणात्मक तौर पे आप हमें मार्गदर्शन करें, उसके लिए सदा आभारी रहेंगे। और जो हमारे छात्र हैं इससे अनुभव करें। बड़े धन्यवाद।